नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो कई दिनों के अंतराल में आज हम फिर से आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो संबंधित है ज्योग्राफी में जीएस के हरित क्रांति से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो चूंकि इस समय थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, मैथ की क्लास इसलिए आपके पास नहीं आ पा रही थी ना, तो जीएस की, तो अब समय बीच बीच में आपके पास क्लास आती रहेंगी, चूंकि लाइव क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। जो ऑफलाइन जो क्लासें हैं, कोचिंग यानी स्टार्ट हो चुकी है। और वैसे जो कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वही समय है। एक बैच 8 बजे से चालू होता है 11 बजे तक, और कुछ लोगों के लिए बैच की स्टार्टिंग 10 बजे से भी हो गई। तो जिन्हें एडमिशन लेना है तो जल्दी करें, इसलिए चूंकि एक नया सेगमेंट है पॉलिटी का, तो पॉलिटी सेगमेंट चालू होने वाला है कल से ही। तो ये आपके लिए सूचना हो गई। अब आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के संदर्भ में हमें देखना होगा कि ये क्या है। सबसे पहले हरित क्रांति को अमेरिका में लागू किया गया था, और वहां पे नॉर्मन बोरलॉग के संदर्भ में, नॉर्मन बोरलॉग के जो नेतृत्व था अमेरिका में था। उसके बाद में इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को, हरित क्रांति को भारत में लाया गया। तो भारत में 1966 में ये भारत में हरित क्रांति आई। तो भारत में क्या है, एमएस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा। तो एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में 1966 में हरित क्रांति को लागू किया गया, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में। तो ये जो हरित क्रांति थी, तो सबसे पहले कहां पर आई हरित क्रांति? ये सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, और इसके बाद में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का गंगानगर जिला था। इसके साथ साथ में एक और स्टेट था, चौथा स्टेट था अपना उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, इसको जोड़ा गया। तो 1966-67 में पंजाब और हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, इसके साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश का पश्चिमी वाला एरिया ये लिया गया हरित क्रांति के अंतर्गत। और 1966-67 की ये बात है, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में। तो इसमें क्या था, इसमें विशेष रूप से कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। जैसे आप देखेंगे जिन चीजों पर जोर दिया गया, तो एक तो थी उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज। एक बात तो ये कही गई कि उन्नत किस्म के बीज। इसके साथ साथ में एक दूसरी भी बात थी, वो थी उर्वरक, अधिक से अधिक उर्वरक। तो उर्वरक का प्रयोग किया गया। इसके साथ में जो पानी की व्यवस्था थी, ये मुख्य रूप से 4 चीजों पर विशेष बल दिया गया है। उन्नत किस्म के बीजों पर, उर्वरक रासायनिक खादों पर, और पानी के लिए। क्योंकि बात यह है कि जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं, उनके लिए पानी की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि आप पंजाब में देखते हैं 5 नदियां भी मिलेंगी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, इस प्रकार से। तो पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र था, जहां पर पानी पहले से उपलब्ध था, तो वहां पर एक तो पानी की उन्नत व्यवस्था मिल जाने से, उन्नत किस्म के बीज मिल जाने से, और उर्वरक या रासायनिक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने से वहां पर जो उत्पादन हुआ वो आश्चर्यजनक तरीके से हुआ। मतलब जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा उत्पादन हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि हरित क्रांति क्या है, सफल हुई उस मामले में, क्योंकि जो हमने आशा किया था उससे ज्यादा आश्चर्यजनक तरीके से उसमें विकास हुआ। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी बन गई, जैसे कि कुछ ही फसलों पर केंद्रित था। ये जो हरित क्रांति थी, ये कुछ ही फसलों पर केंद्रित थी। कुछ फसलों से अभिप्राय क्या है, कुछ फसलों का मतलब है मुख्य रूप से
4 फसलें थी। मुख्य रूप से तो गेहूं था, एक तो गेहूं था, दूसरा धान था और तीसरा मक्का था, बाजरा वगैरह। इस प्रकार से कुछ कम ही फसलों को इसके अंतर्गत लिया गया और उत्पादन भी बढ़ा। तो ये आप कह सकते हैं 60 भाग में कि सबसे पहले हरित क्रांति का जो शब्द है, जो शब्द इजाद हुआ, इसको विलियम गॉड ने लाया। विलियम गॉड ने, इनको डॉक्टर विलियम गॉड कहते हैं। ये डॉक्टर विलियम गॉड ने इस जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इस शब्द को इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका नाम विलियम गॉड है और नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में अमेरिका में वहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा मिला। इसीलिए 1970 के दशक में, 1970 के दशक में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह भी बात आपको ध्यान देना चाहिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको इसीलिए दिया गया। तो ये बातें थी, भारतीय हरित क्रांति थी इसके संदर्भ में कि उन्नत किस्म के बीज और उसमें पानी की व्यवस्थाएं, रासायनिक खाद, उर्वरक, इनके साथ हमने उत्पादन किया और आश्चर्यजनक तरीके से उसमें आपने विकास भी देखा। लेकिन कुछ आपको समस्याएं भी मिली, जैसे जब हमने अंधाधुंध रासायनिक खादों का जब प्रयोग किया तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक भी प्रभाव मिले। सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? तो आप ये कहेंगे कि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। एक बात तो ये है कि उत्पादन में अत्यधिक क्या हुई? वृद्धि हुई, ये बात ठीक है। दूसरी बात आप ये कहोगे कि जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, और वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं, तो उद्योग और कृषि इनके संबंध और बेहतर बढ़िया हो गए क्योंकि इतना अच्छा उत्पादन हुआ। इसके साथ साथ अनेक प्रकार के जो आधुनिक मशीनीकरण है, मशीनीकरण से अभिप्राय ये है अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों का भी विकास हुआ। इसके साथ साथ में देखोगे आप तो जो भी आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, इसमें क्या है? विकास हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों की जब आय बढ़ी तो जीडीपी में भी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से देखेंगे कि उत्पादन बढ़ा, उद्योगों का और कृषि से संबंध और बेहतर हो गया, आधुनिक मशीनीकरण बढ़ा, आर्थिक क्षेत्र में जीडीपी जैसी व्यवस्थाओं में भी सुधार हो गया। समझ आ रहा होगा? यस सर। तो ये सारी चीजें सुधार में आई और उत्पादन भरसक हुआ ही हुआ। लेकिन ये तो सकारात्मक बातें हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रभाव नकारात्मक भी पड़े। नकारात्मक प्रभाव में अगर हम देखें, नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक प्रभाव में आप ये कहोगे कि अत्यधिक जो रसायनें थी, खादें थी, रासायनिक खादें, इनके अत्यधिक प्रयोग से जमीनें बंजर होने लगी। एक तो बड़ी चुनौती ये बनी कि अत्यधिक खादों के प्रयोग से जमीनें क्या होने लगी? बंजर होने लगी। तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। दूसरी बात ये है कि समाज में, आर्थिक क्षेत्र में दो वर्गों का विकास हो गया। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर क्या है और अमीर हो गया है। तो समाज में आप कहेंगे कि विषमता पैदा होगी। समाज में क्या पैदा होगी? विषमता पैदा होगी। ये भी एक दरार पड़ी। अगली बात यह है कि आधुनिक कृषि यंत्रों के विकास ने जो
ग्रामीण क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता थी, जैसे कुछ विशेष वर्ग के लोग कृषि के, जैसे लोहार बढ़ई जैसे विशेष तकनीकी का ज्ञान रखने वाले, अब इनके जो कार्य थे ये समाप्त हो गए, क्योंकि अब मशीनीकृत सारी चीजें हो गई, मशीनों का आविष्कार हो गया, तो ये हल वगैरह अन्य चीजें जो बनाते थे तो इनके रोजगार चले गए। तो ये भी एक बड़ी चुनौती सामने आई। अब इसके साथ साथ में आप देखोगे, चूंकि उन्नत किस्म के बीज थे, तो उन्नत किस्म के बीज में पानी की आवश्यकता ज्यादा थी, तो अधिक पानी देने से क्या हुआ कि जमीनों में जलभराव जैसी समस्याएं, और उसके बाद में पानी जहां जहां भरा तो कैपिलरी प्रोसेस, तो वहां पर लवण और क्षार जैसे तत्व मृदा के ऊपर आ गए, लवण और क्षार जैसे तत्व मृदा पर आ गए। तो क्षार और लवण जब मृदा पर आ गए तो मृदा क्या हो गई, अनउर्वर हो गई, अनफर्टाइल हो गई, तो ये भी बड़ी चुनौती हो गई। इसके साथ साथ में एक और समस्या थी कि इसमें कुछ ही या सीमित फसलों को लिया गया, मतलब जैसे 4 प्रकार के गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, इस तरह से, तो कुछ ही फसलों को इसके अंतर्गत लिया गया। तो ये अनेक प्रकार की इससे समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जैसे आपने कहा रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से जमीनें बंजर हो गई, गरीब और अमीर समाज में आर्थिक विषमता पैदा हो गई, क्योंकि कुछ लोगों के खेत छोटे थे, कुछ लोगों के बड़े थे, तो बड़े होने का अवसर मिला। ग्रामीण क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता थी, जैसे कुछ समाज के विशेष वर्गों के पास उनमें उन्नत किस्म के जब बीज आए तो इन्होंने अपने जो पैतृक कार्य थे इन्हों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशीनें, अन्य चीजों ने इनका स्थान ले लिया। तो बेरोजगारी की भी समस्या क्या है, बेरोजगारी भी क्या है, बढ़ गई। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पलायन जैसी समस्याएं, पलायन जैसी समस्याएं भी बढ़ी। तो लोग, युवा अब कृषि के क्षेत्र से विमुख होकर, पलायन का मतलब है शहरों की ओर चलने लगे अपने रोजगार पाने के लिए। तो आप फिर देखेंगे कि जन दबाव या जनभार जैसी समस्याएं शहरों में बढ़ी, तो वहां भी एक बड़ी बेकारी जैसी चीजें, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के जो क्राइम शुरू हुए वो वहां पर शुरू हो गए। मलिन बस्तियों में निवास, शैक्षणिक स्तर से पिछड़ जाना, क्योंकि तंग गलियों में ये जा करके शहरों में बड़े शहर गए और वहां पर इन्होंने परिवार के साथ आवास लिया और वो छोटे रूम लेकर के रहना प्रारंभ किया, जिससे उन्होंने बच्चों की आने वाली जो पढ़ाई थी वो नहीं हो पाई। अन्य अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याएं, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं और बढ़ती चली गई। तो ये भी एक समस्या है। तो अब अगर हम देखें कि इनका जब हमने निष्कर्ष निकाला, प्रथम जो हरित क्रांति आई, तो उसके बाद में कहा गया कि दूसरी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। और तो दूसरी हरित क्रांति फिर लाया गया 1990 के दशक में। 1990 के दशक के आसपास दूसरी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता पड़ी। तो 1990 में दूसरी हरित क्रांति आई। अब इसमें क्या था कि इसमें कहेंगे कि सारे सुधार किए गए। सारे सुधार का मतलब ये होता है कि जो प्रथम हरित क्रांति थी उसमें कई कमियां थी, जैसे कि कुछ
विशेष फसलों पर जोर दिया गया था। तो कुछ विशेष फसलों पर जोर दिया गया था, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार से। लेकिन द्वितीय जो हरित क्रांति आई, इसमें सभी क्या है, सभी प्रकार की फसलों के लिए जोर दिया गया। एक बात तो ये है, द्वितीय हरित क्रांति में, द्वितीय हरित क्रांति, तो द्वितीय हरित क्रांति 1990 के दशक में, और कुछ विशेष फसलों के स्थान पर अब सभी फसलों पर जोर दिया गया है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे थे, अब कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे थे, अब हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? जैविक खादों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे। एक ये भी समस्या थी। तीसरी बात ये है, हमने सुधार किया कि जो इंफ्रा है, इंफ्रा से मतलब है सड़क, सड़क हो गया, सड़क के साथ दूर संचार, दूर संचार, सड़क है, दूर संचार है, बिजली है, क्या है? बिजली है, पानी है, जैसी जो ये समस्याएं हैं, इनको भी दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे जो किसान हैं और इन किसानों का जो उत्पादन है मंडी तक आसानी से पहुंच सके, तो इसीलिए सड़क की आवश्यकता थी। दूर संचार से किसानों को अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती रहें, पानी और बिजली जैसी इनकी समस्याएं ना होने पाए, ये भी बात है। अब इसके साथ साथ में जो विपणन संबंधी समस्या थी, जो बाजार संबंधी समस्या थी, विपणन, जो बाजार संबंधी समस्या थी, इसको भी दूर करने का प्रयास किया गया कि इनको अच्छा बेहतर बाजार मिले और अच्छा मूल्य मिले। जैसे एमएसपी जैसी चीजें आई, तो अच्छा या बेहतर बाजार मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई। बिचौलियों को दूर किया गया, तो बिचौलियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया।